नमस्कार विद्यार्थियों। एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने ये देखा था कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में अपने सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभों की गणना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है जैसे कि गुडविल की गणना करने के लिए हम दो प्रकार के लाभों का उपयोग करते हैं, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है वो अपन देखेंगे। जो अपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, अगर अपने उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दें तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारा अधिलाभ है, सुपर प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट वो है जो वैसी ही फर्म बाज़ार में कमा रही है, और वास्तविक औसत लाभ वो है जिसकी गणना अपने फर्म के दिए गए डाटा के आधार पर करते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो व्यवसाय में पूंजी कितनी लगी हुई है, यानी कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है, और एक वैसे ही व्यवसाय के द्वारा जो लाभ प्राप्त किया जाता है उसकी दर क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अपने चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में स्थायी संपत्तियां जो कि उनके बाज़ार मूल्य पर दी जाती हैं उनको लेंगे, और अगर बाज़ार मूल्य नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो अपने उसके रिटर्न डाउन वैल्यू जो चिट्ठे में दी हुई है उसी मूल्य पर ले लेंगे। चालू संपत्तियों को भी शामिल करेंगे, अगर उन पर कोई प्रोविज़न बना रखा है तो वो उसमें से घटा देंगे। जैसे बैड डेट्स पर कोई बैड डेट्स के लिए डेबिटर पर प्रोविज़न बना रखा है तो वो घटा करके अपने नेट जो अमाउंट वो शामिल करेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो वो अपने लेंगे। जो ट्रेडिंग नहीं है, गैर व्यापारिक विनियोग है, वो इसमें अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद कोई अगर इंटेंजिबल एसेट है, उसका कोई वसूली मूल्य दे रखा है तभी उसको लेंगे, अगर उसका कोई वसूली मूल्य है तो अपने उसको शामिल नहीं करेंगे। और गुडविल अगर है तो गुडविल को शामिल इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते टाइम नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जो संपत्ति पक्ष में चिट्ठी में दिखाई जाती हैं लेकिन वास्तव में वो संपत्तियां नहीं होती, और वो हमारे खर्चे होते हैं जिन्हें अभी अपलिखित नहीं किया गया, और जिन्हें अपने कृत्रिम संपत्तियां बोलते हैं, तो वो भी अपने शामिल नहीं करेंगे। जैसे कोई प्राइमरी एक्सपेंसेस पड़े हैं जिन्हें अभी अपलिखित नहीं किया, और कोई निर्गमन पर बट्टा है, कोई अभी गोपन कमीशन है आदि अगर कोई दिखा रखे हैं अपने चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में तो उसे भी अपने संपत्तियों में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तव में ये संपत्तियां नहीं होती, ये ना अपलिखित किए गए खर्चे होते हैं। जब तक इन्हें अपलिखित नहीं किया जाता तो अपने बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते टाइम इन्हें संपत्तियों में अपने शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद ये हमारा संपत्ति पक्ष हो गया। संपत्तियों का अपने टोटल लगाएंगे, इसमें से दायित्व पक्ष अपने लेंगे। अब अपने दायित्व पक्ष लेंगे तो मोटे रूप से जो जो संपत्तियों का योग है उसमें से दायित्वों का योग अपने को घटाना है। दायित्व घटाते टाइम अपने देखेंगे कि चालू दायित्व है जो वो सारे अपने इसमें से घटाएंगे। चालू दायित्व में जैसे कोई क्रेडिटर है, बीपी है, बिल्स पेबल है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सारे अपने घटाएंगे। इनकम टैक्स के लिए जो प्रोविज़न बनाया है वो भी घटाएंगे। लेकिन अगर कोई अपने अंशधारियों को देने के लिए, लाभांश देने के लिए कोई प्रोविज़न बना रखा है, कोई कोष की रचना करके, वो अपने नहीं घटाएंगे, क्योंकि लाभांश जो है वो लाभों का नियोजन होता है, कोई हमारा बारी दायित्व नहीं होता। उसके साथ अगर कोई अपने लॉन्ग टर्म लोन ले रखे हैं किसी प्रकार के, वो भी अपने इसमें से घटाएंगे। भविष्य में व्यवसाय पर होने वाले कोई भी दायित्व के लिए अपने कोई फंड बना रखा है, कोई प्रोविजन कर रखा है, उससे भी घटाएंगे। जैसे भविष्य निधि है, ग्रेजुटी के लिए फ़ंड है, कर्मचारियों की पार्टनरशिप के लिए कोई फ़ंड है, कोई बोनस के लिए फ़ंड है, वो भी अपने इसमें से घटाएंगे, वो हमारा दायित्व है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में जो बकाया क्षतिपूर्ति की राशि पड़ी है दायित्व पक्ष में, वो भी अपने इसमें से घटाएंगे। तो कुल मिलाकर के कुल संपत्तियों में से अपने बाहरी दायित्व जितने भी हैं वो घटाएंगे। जो व्यवसाय के मालिकों का अंश है वो अपने इसमें से नहीं घटाएंगे। जैसे अंशधारियों के लाभांश के लिए जो प्रोविजन है वो नहीं घटाएंगे, कोई फंड में अपने ट्रांसफ़र किया है वो नहीं घटाएंगे, कोई कोषों में पड़ा है वो भी नहीं घटाएंगे। लेकिन बाहरी लोगों के लिए प्रति जो दायित्व है वो अपने इसमें से घटाएंगे। नीचे अपने देखेंगे टेबल में भी कैसे अपने इसको करना है। तो सबसे पहले एसेट्स ले लेंगे। फिक्स एसेट लेनी है लाइजेबल वैल्यू पर, अगर लाइजेबल आपको नहीं दे रखी है तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू ले सकते हैं। उसके अलावा
करंट एसेट्स लेनी है, कोई प्रोविज़न अगर उसमें से है तो वो करंट एसेट्स में घटा करके वही लेंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेने हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लेंगे। पेटेंट, ट्रेडमार्क या कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, अगर उसकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू है तभी उसको लेना है। फिक्टिशियस एसेट्स को, कृत्रिम संपत्तियों को अपने इसमें नहीं लेना। दायित्व में क्या लेना है, सभी करंट लाइबिलिटीज़ लेनी है, लेकिन कोई प्रपोज्ड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर कोई है तो वो अपने को नहीं लेना है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर कोई है तो वो भी नहीं लेना है। सभी दीर्घकालीन दायित्व, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लेनी है। कोई टैक्स के लिए प्रोविज़न है वो भी लेना है, कोई डेप्रिसिएशन के लिए कोई प्रोविज़न है वो लेना है, लेकिन वो तभी लेना है जब अपने संपत्तियों को उनकी रिलाइजेबल वैल्यू पर नहीं लिया है। अगर संपत्तियों को अपने पहले ही उनकी रिलाइजेबल वैल्यू पर ले लिया है तो अपने को यहाँ डेप्रिसिएशन को नहीं लेना है। उसके बाद कोई फ्यूचर की लाइबिलिटीज़ के लिए अपने कोई फ़ंड बनाए हैं वो भी इसमें लेने हैं, जैसे कोई प्रोविडेंट फंड के लिए, ग्रेजुटी के लिए, कोई कर्मचारी की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी फंड बना रखा है तो वो अपने इसमें से लेस करेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास नेट शेष आ जाएगा वो हमारी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग का मतलब है ये अपने को जो चिट्ठा दिया था वो वर्ष के अंतिम तिथि का दिया था तो ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अगर वर्ष की प्रारंभिक तिथि का चिट्ठा दिया हो तो ये ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब अपनी से क्लोजिंग से या ओपनिंग से अपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। अगर अपने पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आती है तो उसमें अपने साल भर में जो लाभ हुए हैं उन लाभों का आधा हिस्सा घटा देंगे। अगर अपने ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो उसमें साल भर के लाभों का, चालू वर्ष के लाभों का आधा हिस्सा जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो ये था हमारा तरीका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। इससे अपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करेंगे। इसके अलावा अगर अपने सामान्य प्रत्याय दर की बात करें, क्योंकि दो चीज़ें अपने को अधिलाभों की गणना के लिए चाहिए, एक तो सामान्य प्रत्याय दर और एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो होगी हमारी। अब सामान्य प्रत्याय दर की बात करें तो उसकी गणना कैसे करेंगे। सामान्य प्रत्याय दर क्या होता है कि उसी प्रकार के व्यवसाय द्वारा कोई लाभ अर्जन की दर है, जो बाजार की दर है या प्रचलित दर है, वो हमारी सामान्य प्रत्याय दर होती है। ये कैसे निकालेंगे, ये तीन चीज़ें हो सकती है इसमें, या तो एक तो अपने को प्योर रेट दे दे और प्रीमियम दे दे रिस्क फैक्टर के लिए, तो दोनों का योग जो होता है वो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है। एक है कि हमें डिविडेंड पर शेयर दे दे, डिविडेंड पर शेयर बता दे और शेयर का मार्केट प्राइस बता दे, तो उसके आधार पर भी अपने जो है सामान्य प्रत्याय दर निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने फार्मूला यूज़ करेंगे DPS बटा MPS इंटू 100, तो इससे हमारी सामान्य प्रत्याय दर आ जाएगी। या फिर हमें पिछले सालों के डिविडेंड बता दे कि जो जो डिविडेंड दिए हैं और उसका अपने एवरेज निकाल लें, उस एवरेज के अंदर अपने प्रीमियम फॉर रिस्क फैक्टर अपने जोड़ दें, यानी जो भी डिविडेंड रेट्स दी हैं पिछले सालों में उनका एवरेज निकाल लेंगे, उसमें कोई रिस्क फैक्टर के लिए जो प्रीमियम है वो जोड़ के हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। तो ये हमारी आ गई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गई, दोनों हमारे पास आ गए। तो इससे अपने अधिलाभों की गणना कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारे क्या आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि अपने पहले ही याद कर लिए थे, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से अपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अमाउंट जो आ जाएगी ये सुपर प्रॉफिट की आ जाएगी। तो इस वीडियो में अपने देखा कि सुपर प्रॉफिट अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट के लिए तो आपको पता चल गया कि पहले आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने आने चाहिए, जो कि अपने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करने के बाद अपने को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की गणना करनी है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की गणना करने के बाद अपने नॉर्मल प्रॉफिट की गणना हो जाएगी और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से उसकी तुलना करके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का जो नॉर्मल प्रॉफिट पर जो आधिक्य है वही हमारा जो है सुपर प्रॉफिट है। तो आशा है आपको सुपर प्रॉफिट से संबंध में अवधारणा समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में अपने इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।